में कई नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। असम में राहत और बचाव कार्यों में जुटी एनडीआरएफ। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश होने का जताया अनुमान। कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन का किया ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले होने पर मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ में लागू किया लॉकडाउन। वहीं यूपी में भी अब हर शनिवार और रविवार को होगा लॉकडाउन। शिलांग में भी आज और कल पूर्ण लॉकडाउन लागू। आंध्र प्रदेश में आज से खुलेंगे स्कूल। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग हुई तेज। करीब 63% हुई रिकवरी रेट। देश में कोरोना के सक्रिय मामले पहुंचे 2,92,258। दिल्ली में रिकवरी रेट हुई 80%, जबकि मृत्यु दर 3% से कम। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के बाद अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव। रूस में शिनोव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के वॉलेंटियर्स पर हुए क्लिनिकल ट्रायल के सफल होने का किया दावा। भारत स्थित रूसी मिशन ने ट्वीट के जरिए ट्रायल के सफल होने की दी जानकारी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले हुए 1,28,00,000 के पार। और साउथहैम्पटन टेस्ट में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। ब्लैकवुड रहे टीम की जीत के हीरो। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और सबसे पहले खबर राजस्थान से है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच सचिन पायलट ने खुलकर बगावती रुख अपना लिया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दर्जन भर विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन उनकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई है। सचिन ने बयान जारी कर राज्य में तकरीबन 30 कांग्रेस विधायकों के समर्थन का दावा किया है। सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। इस बीच राजस्थान में आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक हिस्सा नहीं लेंगे। सचिन पायलट राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में सचिन का यह बयान स्पष्ट संकेत दे रहा है कि सचिन ने अपना रास्ता अलग करने का फैसला कर लिया है। हालांकि अटकलें ये भी हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस खबर की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। राज्य भले ही अलग हैं, लेकिन कहानी वही दोहराई जा रही है। मध्य प्रदेश में आंतरिक कलह के चलते सरकार गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी संकट फिर गहरा गया है। इस बार बारी है राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच टकराव सतह पर आ गया है। राज्य में मामला सत्ता शीर्ष पर बैठे 2 नेताओं की लड़ाई से जुड़ा है। एक ओर जहां राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ताल ठोक रहे हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी सीधे मुकाबले को तैयार हैं। दोनों के बीच विवाद का मामला एसओजी पर टिका है, जिसका गठन खुद अशोक गहलोत ने किया। इसका मकसद राज्यसभा चुनाव के वक्त विधायकों की खरीद फरोख्त पर नजर रखना था। अब इसी एसओजी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री को नोटिस भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट इससे खासे नाराज हैं और उन्होंने अपनी बात रखने के लिए बाकायदा आला कमान से समय मांगा है। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट के साथ इस वक्त 13 कांग्रेस विधायक और 3 निर्दलीय विधायक हैं। इस बीच सियासत तेज होने पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मामले को संभालने की कोशिश की। गहलोत ने लिखा, एसओजी को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ विप एवं अन्य कुछ मंत्री एवं विधायकों को सामान्य बयान देने के लिए नोटिस आए हैं। कुछ मीडिया द्वारा उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बढ़ती दूरियों की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विश्वास जताने के लिए रविवार को राज्य के कई मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचकर अशोक गहलोत से मुलाकात की और स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि सब ठीक है। कांग्रेसी गहलोत है, गहलोत ही कांग्रेस है।
सरकार को कोई खतरा नहीं है, पूरे 5 साल चलेगी। राजस्थान की स्थिति पर विचार करने के लिए कांग्रेस नेताओं का एक दल जयपुर में हालात का जायजा लेगा। इसमें अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे शामिल हैं। इससे पहले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम उस वक्त बदला जब गहलोत ने बीजेपी पर राज्य सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह झगड़ा कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। आज फिर सब लोग देख रहे हैं, विग्रह इनके घर में था, भटकाव इनके घर में है, लड़ाई इनके घर में है और उसके माध्यम उस लड़ाई में अपने स्कोर सल्टाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और देश और प्रदेश की जनता अब इतनी परिपक्व हो गई है, ये लोकतंत्र के हथियारों के इन सारे हथकंडों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। ये अपनी कमजोरी को हमारे माथे मढ़ना चाह रहे हैं। किसके नंबर पूरा 1 महीना हो गया, एसओजी भी यही थी, एसी भी यही थी, पता नहीं कोई अननोन नंबर ढूंढे और बीजेपी सरकार गिरा रही है। अपनी कमजोरी हमारे माथे क्यों? 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं और पार्टी को कई निर्दलीय विधायकों और अन्य पार्टियों के विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बीजेपी के राजस्थान में 72 विधायक हैं। राजस्थान कांग्रेस के सियासी ड्रामे में कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एंट्री हो गई है। सिंधिया ने सचिन पायलट की नाराजगी को जायज बताते हुए कहा कि कांग्रेस में टैलेंट की कद्र नहीं होती। उन्होंने ट्वीट किया, सचिन पायलट को भी राजस्थान के सीएम द्वारा साइडलाइन और सताया जाता देख दुखी हूं। यह दिखाता है कि कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता की कद्र नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि पार्टी को लेकर वे चिंतित हैं। उन्होंने ट्वीट किया, पार्टी को लेकर चिंतित हूं, क्या हम तब जागेंगे जब हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस का संकट गंभीर है और एक के बाद एक राज्यों में अंतर्कलह सामने आ रही है। कांग्रेस आलाकमान को ही संकट का हल निकालना है। जयपुर से धर्मेश भारती, विशाल बैरिस्टो और दिल्ली से अजय विक्रम सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और हमारे साथ जयपुर से धर्मेश भारती इस वक्त सीधे लाइव अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेश, नमस्कार, सुप्रभात। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज सुबह 10:30 बजे से कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ इसके हवाले से अपडेट है? और ये कहा जा रहा है कि इस विधायक दल की मीटिंग में सचिन पायलट और उनके खेमे के जो विधायक हैं, वो ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शायद वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो इसका क्या कुछ मतलब निकाला जाए? हालांकि पार्टी ने व्हिप जरूर जारी कर दिया है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जहां तक आज सुबह 10:30 बजे की जो बैठक है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस बैठक से जो है सरकार की स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि अशोक गहलोत की सरकार जो है राजस्थान में रहेगी या नहीं रहेगी। बिल्कुल। जहां तक उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के ट्वीट का सवाल है और उनका जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि उन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया है। और शायद जो कल भी एक चर्चा के दौरान कहा था कि ये जो अध्याय लगभग ये अंतिम अध्याय है और जो कुछ फैसला होना है वो अब हो चुका है। तो आज 10:30 बजे जो पार्टी का व्हिप है उसमें ये देखा जाएगा कि आखिर कितने विधायक उस बैठक में शामिल होते हैं और अपना समर्थन जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में देते हैं, और वहीं कितने विधायक अनुपस्थित रहते हैं और वो सचिन पायलट के साथ हैं। तो आज की 10:30 बजे की जो बैठक है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आनंद फानन में कल रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास एक प्रेस वार्ता भी बुलाई गई, जिसमें रणदीप सुरजेवाला और जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, उन सब ने ये कहा कि यहाँ पे ये 10:30 बजे कल महत्वपूर्ण बैठक होगी। व्हिप इसमें जारी कर दिया गया है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अधिकांश जो विधायक हैं वो हमारे साथ हैं। लेकिन अब ये तो समय बताएगा कि सचिन पायलट का पलड़ा भारी है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है, ये आज 10:30 बजे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन धर्मेश, जिस तरह से जो बयान आ रहे हैं कांग्रेस के विधायकों का, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत और अशोक गहलोत मतलब कांग्रेस, लेकिन जो फूट है, जो टूट है, वो नहीं है। पार्टी बिल्कुल एकजुट है। देखिए असीम, इसके अंदर भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जो अशोक गहलोत गुट के समर्थक विधायक हैं वो निश्चित रूप से इस बात को दोहराते हैं और कहते हैं, लेकिन जो सचिन पायलट समर्थक जो विधायक हैं, जो कल एक संवाददाता सम्मेलन भी उन लोगों ने किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के सिपाही, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, हम कांग्रेस के साथ हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि आखिर कौन किसके साथ जाएगा, क्योंकि गिरिराज मलिंगा एक विधायक है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहा था कल मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद कि यहाँ बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनका पता नहीं वो कब किधर किधर जाएंगे। तो ये साफ संकेत है, साफ स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर जो फूट है वो काफी गहरी है और ये 10:30 बजे बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके साथ है।
इसलिए ये विश्वास कुछ विधायक जो अशोक गहलोत समर्थक विधायक हैं उनके कह देने भर से नहीं है, क्योंकि दूसरे विधायक ये भी कह रहे हैं जी। कि यहाँ इनमें से बहुत से विधायक ऐसे हैं जिनका ये पता नहीं कि वो कब किस पाले में जाएंगे। लेकिन तो इससे धर्मेश, स्थिति साफ लगती है कि सरकार पर संकट है। लेकिन धर्मेश, ये मामला सिर्फ इसी एक एंगल से देखा जाए कि एसओजी का नोटिस जाना, उनको पूछताछ के लिए बुलाना, इसके बाद से नाराजगी बढ़ी है, या फिर जब 2018 में चुनाव हुए थे उसके जो नतीजा है, ये मामला उस वक्त से देखा जाए, या फिर इसको एक तात्कालिक इस वजह से देखा जाए कि एसओजी का नोटिस आना और फिर आपको उपस्थित होने के लिए कहा जाए पूछताछ के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से सरकार का गठन हुआ 2018 से, ये वर्चस्व की लड़ाई तो गठन के समय से ही शुरू हो गई थी। आपने देखा होगा कि काफी लंबे समय तक कांग्रेस दल ये नहीं तय कर पाया था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बहुत लंबे विचार विमर्श और काफी लंबे संघर्ष और जद्दोजहद के बाद यह तय हो पाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे। और उसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन है, चाहे राजनीतिक नियुक्तियों का मामला है, चाहे और कोई अन्य जो सरकार के अंदर के आंतरिक मामले होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं द्वंद्व साफ दिखाई दे रहा था। और ये द्वंद्व जो है वो कभी जो सेटल होना चाहिए था वो कभी सेटल नहीं हुआ। और राज्यसभा चुनाव के बाद ये जो विधायकों की खरीद फरोख्त के कुछ जो आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। और एसओजी की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जो नोटिस इशू किया है, ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यजनक है कि खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं प्रदेश के, और एसओजी जो है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करता है, डिप्टी एसपी लेवल का आदमी नोटिस जारी करता है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पूरा मामला, ये भी तो सवाल आता है धर्मेश कि ये अगर नोटिस जा रहा है तो किसके इशारे पे जा रहा है, इसको भी समझने वाली बात होगी। हालांकि हम इस वक्त हम आपसे अब विदा लेंगे। शुक्रिया धर्मेश इन तमाम ताजा अपडेट्स के लिए। लेकिन हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी अजय विक्रम भी लगातार दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है उस पर वो लगातार निगाह बनाए हुए हैं। अजय, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये जो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि वो अपने कुछ विधायकों के साथ सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद हैं और वो आलाकमान से मिलने के लिए आए थे, लेकिन आलाकमान से कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। और उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने की कोशिश की और तकरीबन 3 दिन वो दिल्ली में रहे और अभी भी दिल्ली में है, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। और सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते रहे हैं सचिन पायलट, और उसके बाद भी उनकी मुलाकात ना हो पाना ये बात जरूर स्पष्ट करता है कि अशोक गहलोत ने एसओजी की जो फाइंडिंग्स है, एसओजी ने जो अपनी कुछ बातें बताई हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स दी हैं, जो मेरी जानकारी है, जो सूत्र हैं, वो कह रहे हैं कि एसओजी की कुछ फाइंडिंग्स को आलाकमान को अशोक गहलोत ने शेयर किया है और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए सचिन पायलट के ऊपर। और उन्होंने यहाँ तक बताया है कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास सचिन पायलट के जरिए हो रहा है। लगता यह है कि आलाकमान ने फिलहाल ये स्वयं जो है सचिन पायलट से मिलने से इनकार किया है। हालांकि अहमद पटेल से जरूर उनकी मुलाकात हुई थी, वो भी 3-4 दिन पहले। कल उनकी कोई किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की इसमें एंट्री होने के बाद पूरी जो कहानी है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गई, साफ हो गई, सामने आ गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको आगे की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अच्छे मित्र थे। अजय, मेरा ये सवाल है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो पाई, एक राज्य में सियासी संकट खड़ा हो गया है, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे मित्र भी हैं राहुल गांधी के, इन सारे चीजों को देखते हुए क्यों नहीं मुलाकात कर रहे हैं कांग्रेस का आलाकमान? अगर मुलाकात नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, तो जो सियासी संकट खड़ा हो गया है राजस्थान में, उसका किस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा, किस तरह से आगे का रास्ता निकलेगा? बिल्कुल यही बात है। और कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश में हुई थी। और अगर आप ध्यान दें तो आसाम की रायसेन में हेमंत बिश्व शर्मा के वक्त में भी जब उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा था और किस तरह से स्थितियां हुई थी, और वो पूरी जो कहानी है वो लोगों को पता है। और हेमंत बिश्व शर्मा नाराज होकर चले गए थे। बिल्कुल ये जो स्थितियां हैं ये है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सुरजेवाला और अजय माकन और अविनाश पांडे को जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां जाकर स्थिति को देखें। लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ उसमें बिटवीन द लाइंस ये है कि अशोक गहलोत ने आलाकमान को तकरीबन इस बात संतुष्ट कर लिया है कि वो सरकार जो है
वो कतई नहीं गिरने वाली है और सचिन पायलट ही इस पूरी समस्या के पीछे है। ये बात लगता है कि उन्होंने कन्विंस कर दिया, क्योंकि कल मेरी जब बात हुई मेरे सूत्रों के जरिए और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीब के लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात, उनको पूरी जानकारी है, जो घटना है वो भी उन्हें पूरी जानकारी है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया संपर्क में ये भी उन्हें जानकारी है। पूरी स्थितियां जानने के बाद भी अगर वो मिल नहीं रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है कि अशोक गहलोत को की बातों में वो पूरी तरह से यकीन कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि अशोक गहलोत की वजह से सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन असीम बहुत संक्षिप्त में यह कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी जब संकट गहराया था उस समय में भी जो शुभचिंतक लोग थे वो आला कमान को लगातार बता रहे थे कि स्थितियां खराब हो रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लगातार यहाँ पर 10 जनपद में आकर ये बताते रहे और बाद में क्या हुआ वो सबके सामने। चलिए, तो संवाद का जो संकट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अभी भी मौजूद है। इसी का नतीजा है, जैसा कि अजय आप बता भी रहे हैं, कि वो लगातार दिल्ली में मौजूद हैं, सचिन पायलट उनके विधायक, और उसके बावजूद भी जो आला कमान है वो उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन आज जो 10:30 बजे मीटिंग है वहां पे कांग्रेस विधायक दल की, वो देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से लोग वहां पे आते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जरूर जारी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोरोना की। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। देश में लोगों के कोरोना से ठीक होने की रिकवरी रेट करीब 63% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5,34,620 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में 2,92,258 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 22,674 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में रिकवरी रेट 80% हो चुकी है, जबकि मृत्यु दर 3% से भी कम है। और इस बीच कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए कई राज्यों ने फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन यानी कि हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का फैसला किया है। अब सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहेंगे और शनिवार और रविवार को यहां बंद रहेंगी। सप्ताहांत की बंदी वाले दिनों में बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे, हालांकि बैंक जरूर खुले रहेंगे। लॉकडाउन प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। शनिवार और रविवार को होने वाली बंदी से आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से मुक्त रखा जाएगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी बाजारों की स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन को विस्तार देने की घोषणा की गई है। ठाणे जिले में लॉकडाउन की अवधि 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने के चलते केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई है। पुणे और उसके निकटवर्ती पिंपरी चिंचवाड़ में भी ऐसी ही स्थिति है, इसलिए लॉकडाउन 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। इस बीच कल बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के बाद अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या बच्चन और बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के 3 जिलों गया, सहरसा और अररिया में कल से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अररिया में 8 दिनों का लॉकडाउन है, जबकि सहरसा में ये 5 दिनों तक रहेगा। गया में अगले आदेश तक पूर्णबंदी जारी रहेगी। पूर्णबंदी के दौरान सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी, लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। ट्रेन और विमान सेवाएं भी जारी रहेंगी। और बिहार के बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी पूरे राज्य में प्रत्येक रविवार पूर्णबंदी लागू रहेगी। हालांकि यह आदेश दूध और दवा की दुकानों, अस्पतालों और अन्य आपात सेवाओं के लिए लागू नहीं होंगे। लॉकडाउन मुख्य रूप से लोगों का अनावश्यक आवागमन रोकने के लिए लागू किया गया है। वहीं अगर देश के दूसरे जगहों की बात करें तो शिलांग में भी आज और कल पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस बीच आंध्र प्रदेश में आज से स्कूल अब खुल जाएंगे।
और अब बात करेंगे बाढ़ की, बारिश की। असम के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में लगातार हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात गंभीर हो गए हैं। 33 में से 24 जिलों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में 2 और लोगों के बाढ़ की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक जल प्रलय के कारण राज्य भर के 24 जिलों और 75 राजस्व क्षेत्रों में 12,09,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की सबसे अधिक मार झेल रहे बारपेटा जिले में 3,83,000 से अधिक आबादी पर इसका असर पड़ा है। वहीं धेमाजी में 1,30,000 और गोलाघाट में 1,08,000 से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। राज्य के कुल 2015 गांव और इलाके जलमग्न हैं। पिछले 24 घंटों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा बड़े पैमाने पर चलाए गए राहत और बचाव कार्यों में 2,300 से अधिक फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। राज्य में 224 राहत शिविर और केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 21,000 से अधिक स्थानीय लोगों ने शरण ले रखी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और सभी सांसदों और विधायकों से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने और राहत और बचाव कार्यों में हाथ बटाने को कहा है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी दोइना इस वक्त सीधे गुवाहाटी से जुड़ गई हैं। दोइना, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट है, मौसम कैसा है, क्या बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, जो 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, उसके तहत आपने कहा कि ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज में उफान आगे गई है और जिसके वजह से 24 जिले जलमग्न है। हाँ, अभी फिलहाल की अगर स्थिति बोले तो कई जिलों में बारिश अभी भी है, लेकिन असम में गुवाहाटी में स्पेशली अगर कहे तो अभी के मौसम काफी अच्छे हैं और यहाँ अभी जो बिल्कुल जो राहत और से भी कार्य है वो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वो पूरी तरह हो रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो स्थानीय लोग हैं ये मिलके जो इवैक्यूएट कर रहे हैं लोगों को, जो और जैसे कृषि भूमि ऑलमोस्ट 80,000 से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गए हैं। 12 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जो पहले जो 9 तारीख से की पहले की जो बाढ़ स्थिति थी तो उसमें काफी सुधार आए थे, लेकिन 9 तारीख के बाद जो आईएमडी ने जो फोकस किया कि 9 तारीख से नेक्स्ट 5 डेज तक लगातार बारिश होगी, उसके चलते असम में अभी बाढ़ की स्थिति में फिर से वो गंभीरता आ गई है। अभी सिचुएशन डिटीरियोरेट कर रहे, वर्सन हो रहे और हाँ, जो रिलीफ कैंप्स है उसमें उनमें 21,000 करीब लोग अभी भी है और कल जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की वजह से 200 से अधिक लोग को इवैक्यूएट किए गए हैं। और हाँ, असम के अगर पूरे स्थिति के बारे में कहे, बाढ़ की स्थिति अभी खराब है, अभी गंभीर है। उसके बाद जो कटाई, जो इरोशन है, उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगी। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे डिब्रूगढ़, कोकराझार, विश्वनाथ, इन सब में कटाई हुई है। इरोशन जो बाढ़ के बाद में इरोशन होती है उसके लिए भी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और मैं दूसरी बात कोविड की भी बात कहूंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ गई है उसके चलते असम में कई जिलों में जो लॉकडाउन थे, इनफैक्ट जो कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी कल से जो लॉकडाउन खत्म होने वाली थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। और मैं इतने सारे जो वॉरिंग न्यूज है, जो खराब नेगेटिव है न्यूज है, उसके बाद भी मैं दर्शकों को 2 गुड न्यूज भी देना चाहती हूँ कि असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें जो गोल्डन टाइगर स्पॉट है, इंडियाज ओनली गोल्डन टाइगर, ये एक ट्वीट के जरिए जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर परवीन कासवान ने ट्वीट किया। जी दोइना, देखिए समय की कमी है। जो आप बात बता रही हैं वो ये कि कुल मिलाकर स्थिति अभी भी खराब है। असम में बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन लगातार जो एनडीआरएफ की बात करें या फिर एसडीआरएफ की बात करें, वो लगातार ग्राउंड जीरो पे वो लोग जुटे हुए हैं और जो राहत सामग्री है, जो राहत की जो काम है वो लगातार प्रभावित तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोइना इन तमाम ताजा अपडेट्स को असम के गुवाहाटी से हम तक पहुंचाने के। लेकिन बिहार की बात करें तो यहां भी कमोबेश असम जैसी स्थिति है। यहां भी बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। नेपाल के तराई क्षेत्र में बरसात के बाद उफनाई गंडक नदी से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। गंडक नदी के किनारे बसे इस इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद शनिवार की शाम एकाएक पानी गांव और घर में भर गया।
गांव के कई परिवारों को एसएसबी की मदद से बांध पर पहुंचाया गया। बारिश और बाढ़ की वजह से इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनाज और अन्य सामान भी डूब गया है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब तक 1,28,59,000 के पार पहुंच गई है। वहीं इस महामारी से 5,67,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 32,97,000 से अधिक है। वहीं इस महामारी से 1,35,000 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है। वहीं अमेरिका के फ्लोरिडा में एक दिन में रिकॉर्ड 15,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जहां फ्लोरिडा और कई राज्यों में ट्रंप प्रशासन की योजनाओं के खिलाफ एंटी फेस मास्क अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और रूस की शिनोव यूनिवर्सिटी में रविवार को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो पूरा कर लिया गया है। ट्रांस नेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी वुतिम तारासोव संस्थान के निदेशक ने बताया है कि जिन लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया है, उनमें से पहले समूह को बुधवार को और दूसरे समूह को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। भारत स्थित रूसी मिशन ने ट्वीट के जरिए ट्रायल के सफल होने की जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि रूस की शिनोव यूनिवर्सिटी ने वॉलंटियर्स पर कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया, जो कि कामयाब रहा है। और वहीं रूस में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 7,26,000 के पार पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 11,000 के आंकड़े को पार कर गई है। रूस कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में चौथे नंबर पर है। और अब बात क्रिकेट की। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला गया। बेहद ही रोमांचक इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने मजबूत मेजबान इंग्लैंड पर 4 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज का आगाज बेहतरीन अंदाज में किया। इस मैच में वेस्टइंडीज टीम को जीत के हीरो ब्लैकवुड रहे, जिन्होंने दूसरी पारी में संघर्ष करते हुए टीम के लिए 95 रन की अहम पारी खेली। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम 1-0 से आगे हो गई है। इस मुकाबले में गैब्रियल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। सुरक्षा नियमों की जानकारी बिजली तूफान में आपकी जान बचा सकती है। सबसे पहले पूरी तरह से बंद इमारत या वाहन के अंदर जाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिल जैसे खुले वाहनों का उपयोग न करें। लोहे की छप्पर, खुली पार्किंग, बन रही इमारतें और ढके हुए बरामदे